हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस न्यू सीरीज कॉन्सेप्ट क्रंच इज फॉर IMUCET 2025 aspiring aspirants who are ready to become officers in merchant navy. सो ये कॉन्सेप्ट क्रंच का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्रंच का मतलब है वो सारे क्लास 11th एंड क्लास 12th के कॉन्सेप्ट्स जो जल्दी जल्दी अब आपको विद इन 30 डेज कंप्लीट करने हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर IMUCET 2025 एग्जामिनेशन। तो इसमें मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं कॉन्सेप्ट क्रंच, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे मर्चेंट नेवी के एग्जामिनेशन IMUCET में 2025 में पूछे जाने की ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा आने के चांस हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं जल्दी क्विकली कवर कराने वाला हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और ये सारी चीजें हम अपने YouTube चैनल पे कर रहे होंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है यश महेश्वरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए IMUCET एस्पिरेंट्स के लिए लाने वाला है सारा का सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश के कंटेंट इस चैनल के ऊपर, ताकि आपकी तैयारी हो जाए पक्की और बेहतरीन तरीके से हम आपको शिप तक लेके जा पाए। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स से बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती, पर कुछ बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चंस कर लेते हैं, सब कुछ कवर कर लेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो बस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कंप्लीट क्लियर। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. But before starting with the video, I'll also like to tell you that we are already running our crash course by the name of Sailors Batch 2.0, जिसमें हम सारे ही सब्जेक्ट्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड सारे ही सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड के फॉर्म में हमारी एप्लीकेशन माहेश्वरी क्लासेस के ऊपर. इन केस इफ यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर सीरीज, यू कैन जॉइन दिस सीरीज बाय द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत बड़ी बात जो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सीरीज में हम आपको मॉक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर IMUCET प्रिपरेशन. तो वो बच्चे जो IMUCET 2025 देने वाले हैं, अगर वो बच्चे मॉक्स भी देना चाहते हैं तो हम यहां पे आपको बेहतरीन पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस वाले मॉक्स भी करा रहे हैं. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे. तो भाई क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? सो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है नंबर जो इस फॉर्म में हो, a प्लस IB के फॉर्म में, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. इसमें जो ये a वाला पार्ट है दिस इज द रियल पार्ट, और ये जो b वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, राइट. सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में देयर आर टू पार्ट्स, वन इज द रियल पार्ट, द अदर वन इज इमेजिनरी पार्ट. इस इमेजिनरी पार्ट के आगे एक ये साइन I लगा हुआ है, इस साइन I को हम कहते हैं आयोटा. ये जो आयोटा I होता है इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1. तो ये जो आयोटा है I, इसकी वैल्यू अंडर रूट -1 के बराबर होती है. यहाँ पे a और b ये दोनों नंबर्स जो है दीज आर ऑल रियल नंबर्स. सो दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. Now, how can we say that two complex numbers are equal to each other? So let's say we have first complex number Z1 which is given as A1 plus IB1, another complex number Z2 which is given by A2 plus IB2. Now these two complex numbers will be equal if and only if their real parts are equal. That means A1 is equals to A2 and their imaginary parts are also equal, that is B1 is equals to B2. So these two complex numbers will be equal if and only if A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2. That means the real parts are equal as well as the imaginary parts are also equal. तभी हम इन दोनों complex numbers को क्या बोलेंगे? Equal. Now let's talk about the fundamental operations on complex number. Fundamental operations, मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? वो बायो वाला ऑपरेशन नहीं भाई, काटने
चीरने फाड़ने वाला नहीं, मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो वील बी टॉकिंग अबाउट दीज फंडामेंटल ऑपरेशंस. नाउ हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो अगर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से Z1 which is given by A1 plus IB1, then we have Z2 which is given by A2 plus IB2, and if we want to add, if we want to find the sum of Z1 plus Z2, how do we find the sum of Z1 plus Z2? तो करते क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे, दैट इज A1 plus A2, देन आई लगाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे, दैट इज B1 प्लस B2. एग्जाम्पल लेके जल्दी से बेहतरीन तरीके से समझते हैं. सो लेट्स से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज 2 प्लस 3i, और एक हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज -4 माइनस 2i. Right, now if you want to add these two complex numbers together, so if you want to find Z1 plus Z2, तो हम क्या करेंगे, 2 और -4 को ऐड करेंगे which is -2, प्लस i लगाएंगे, 3 और -2 को ऐड करेंगे which is equals to 1. So the final answer is -2 plus 1i. 1 लिखो ना लिखो, i भी लिख दो तो भी सही है. So this is how we add two complex numbers. I hope this is clear to each and every one of you. Next, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है फॉर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आंसर 6 ही आना चाहिए. ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. राइट, सो ऑर्डर से डिपेंडेंट नहीं है, आंसर वही आ रहा है. एडिशन के लिए भी वही है, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, आंसर 5 ही आता है नॉर्मल अलजेब्रा में भी. सो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव. दैट मीन Z1 प्लस Z2 लिखो या Z2 प्लस Z1 लिखो, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा. इसके बाद आती है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी टेक 3 एलिमेंट्स. तो अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करें लेट्स से इस ऑर्डर में, या फिर इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करें इस ऑर्डर में, आंसर दोनों ही केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एसोसिएटिव. सो ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन. नाउ एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको वापस ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए. तो भाई Z में ऐसा क्या ऐड करोगे कि Z मिल जाए, जाहिर सी बात है भाई 0 प्लस 0i, या फिर बोल सकते हैं एक 0 नंबर ऐड करने पे Z मिल जाएगा. तो इसी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. राइट, सो ऐड करने पे Z की आइडेंटिटी वापस बरकरार हो जाए, इसी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. राइट, इसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स. अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, Z में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए. दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है 0, तो हमको 0 मिल जाए. तो Z में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको 0 मिल जाए. सो द आंसर इज -Z ऐड करेंगे सर, तो 0 मिल जाएगा सर. वेरी गुड. सो दिस -Z इज नोन एज एडिटिव इनवर्स. इसी को क्या कहते हैं, additive inverse. I hope this is clear to each and every one of you. Kindly make a note of all these things that I am telling you. पेन पेपर लेके बैठो, सब करते चले जाओ. बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ मैथमेटिक्स में. 50 में से 50 क्वेश्चंस करके आओगे, इसकी गारंटी लेगा तुम्हारा बड़ा भाई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्सट्रैक्शन. तो भाई जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन भी करते हैं. एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जल्दी से. सो Z1 अगर दिया है 2 प्लस 3i, Z2 दिया है 3 प्लस 4i. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड Z2 माइनस Z1, तो जैसे एडिशन किया था ना, रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ा, वैसे ही यहाँ पे भी माइनस करेंगे. सो 3 माइनस 2 विल गिव अस 1, 4 माइनस 3 विल अगेन गिव अस 1. सो द फाइनल आंसर विल बी 1 प्लस 1i. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो सेम जैसे एडिशन था, रियल को रियल से घटाओ, इमेजिनरी को इमेजिनरी से घटाने का. राइट, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन. अब ये मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं. सो लेट्स से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस B1i, another complex number Z2 which is equals to A2 plus B2i. Now if you want to find the product of Z1 into Z2, so how to do that? So we do that normally जैसे हम लोग
एलजेब्रा में दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, पहले वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा a1 इंटू A2 प्लस a1 इंटू B2i। ठीक है, फिर सेकेंड वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b1 इंटू A2i प्लस b1i को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा b1 इंटू B2, और i इंटू आई क्या हो जाएगा? सो दिस विल बिकम आई स्क्वायर। राइट नाउ आई की वैल्यू किसके बराबर होती है? अंडर रूट -1 के। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के बराबर। क्या बात है भाई! सो हम आई स्क्वायर की जगह -1 भी लिख सकते हैं। अब क्या करें? रियल पार्ट को एक साथ लिख लें। अगर रियल पार्ट को एक साथ लिख लें तो ये हो जाएगा a1 A2 माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है, सो दिस विल टर्न आउट टू बी माइनस b1 B2, राइट, प्लस आई कॉमन ले लें, इमेजिनरी पार्ट वालों को एक साथ लिख लें। एक ये है इमेजिनरी, एक ये है इमेजिनरी, इन दोनों को साथ साथ लिख लें तो ये हो जाएगा a1 B2 प्लस b1 A2. So this is the final product of these two complex numbers. This is how we multiply two complex numbers. Now let's take an example of this and then solve this particular multiplication वाली चीज। चलो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। Let's say 2 plus 3i को 4 plus 2i से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी नीड टू मल्टीप्लाई देम। तो क्या करेंगे? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ गया। फिर 2 को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i आ जाएगा, प्लस 3i को 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12i, प्लस 3i को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और i स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने बताया i स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। तो जो +6 था दैट विल कन्वर्ट टू -6। नाउ 8 - 6, रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ने का, 8 - 6 इज 2, प्लस आई कॉमन लेने का, 4 + 12 कितना हो गया? 16। सो फाइनल आंसर आ गया 2 + 16i। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए बस एक चीज याद रखो। क्या याद रखना है? याद रखना है बराबरी। बराबरी, बराबरी मतलब उन्हीं लोगों को आपस में ऐड किया जाएगा जो एक स्टेटस के हैं, बराबरी के हैं। रियल को रियल से करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी संभावना ज़्यादा है कि जो आपकी मैडम होंगी वो भी बहुत ब्यूटीफुल सी होंगी। या अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं, खूब नोट छाप रहे हैं, तो आपकी जो बीवी होगी खूब खूबसूरत सी होगी। वेयर एज अगर आप पैसे नहीं छाप रहे हैं, आप मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर पाए, तो इन दैट केस आपको एवरेज लुक से काम चलाना पड़ेगा। वही वाली बात है भाई। अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से इस तरीके से करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोले तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कराओ या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर दोनों केस में सेम आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक बहुत प्रिय स्टूडेंट है, उनका नाम है करण, राइट, मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं। तो करण को सनी के साथ शादी कराओ या सनी की करण के साथ शादी कराओ, ठीक है, दोनों ही केसेस में बात एक ही है। इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तुम लोगों को ऐसे ही समझ में आता है, इसलिए ऐसे समझा रहे हैं, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स ले लो। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ऐसे करो, या Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ऐसे करो, आंसर सेम आएगा हर केस में। इफ यू वांट टू ट्राई दिस आउट, टेक 3 नंबर्स, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, LHS RHS के बराबर अपने आप आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है एडिशन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी। आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है Z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए
कि वापस z आ जाए। एडिशन के केस में मैंने बोला था z में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि z आ जाए, तो आपने कहा था 0। अब z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस z आ जाए, तो भाई z में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, z ही तो आएगा। अब 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट 1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0i। सो दिस 1 प्लस 0i इज नोन एज क्या, आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। समझ रहे हो ना भाई, वेरी गुड। नाउ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की अगर बात की जाए तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है भाइयों, मल्टीप्लीकेटिव भाइयों और बहनों, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब है z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब आपको 1 मिल जाए। अब z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको 1 मिल जाए, तो भाई जाहिर सी बात है 1 अपॉन z से मल्टीप्लाई करोगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हुआ z का, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z का हुआ z इनवर्स, या फिर बोल सकते हैं 1 अपॉन z। तो ये z इनवर्स इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स ऑफ z। ठीक है भाई, क्लियर हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, वेरी गुड भाई। ठीक, अब 1 अपॉन z निकालते कैसे हैं भाई, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स से अगर हमको z दिया है, z1 दिया है लेट्स से 2 प्लस 3i के फॉर्म में, एंड वी वांट टू फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं भाई कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ इसका क्या आएगा, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा इसका 1 अपॉन z1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 3i। अब ये 1 अपॉन 2 प्लस 3i को कैसे सॉल्व करें सर, तो हमेशा याद रखना जैसे हम लोग रैशनलाइजेशन करते थे ना, रैशनलाइजेशन में अगर कोई रैशनल नंबर, सॉरी अगर कोई इरैशनल नंबर नीचे डिनोमिनेटर में होता था तो हम लोग उसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम यही करेंगे। अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे डिनोमिनेटर में दिया है तो नीचे की तरफ कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे उसको हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे ना। व्हाट इज द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब बोले तो अगर बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो, अगर बीच में यहाँ माइनस का साइन होता तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाते। अब जिससे नीचे से मल्टीप्लाई किया है उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही दस्तूर है हमारे नेचर का। सो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3i, नीचे क्या करेंगे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, जैसे अभी आपके भाई ने आपको बताया 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 3 इज माइनस 6i, देन प्लस 3 2 जा 6i, देन 3i माइनस 3i क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस है और i स्क्वायर हो गया, सो ये हो जाएगा प्लस 9, राइट। तो ये किसके बराबर आ गया, सो ये बराबर आ गया 2 माइनस 3i अपॉन 13। दिस इज योर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3i। तो हो सकता है IMUCET में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो 2 प्लस 3i का, तो आपको 2 माइनस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अब नीचे अगर आप ध्यान से देखो ना, ये जो 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i था, अगर इसको आप ध्यान से देखो, मैंने नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन बताया, पर एक तरीके से और इसको जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे भाई, देखो भाई यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी है, सो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों बी स्क्वायर प्लस में हो जाता है, मैं बताता हूँ इसका रीज़न। सो चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, एक बार करके बताते हैं, ठीक है, करके बताते हैं। सो a स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो 3i का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस ये हो गया 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर किसके बराबर, आई स्क्वायर बराबर -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, सो दिस इज 4 प्लस 9। तो डायरेक्टली याद रखिएगा a प्लस बी आई इंटू a माइनस बी आई कैन बी डायरेक्टली रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है और इस इंपॉर्टेंट बात से आपका आंसर तुरंत के तुरंत आने की पूरी संभावना है, गलती नहीं करोगे मेरे भाई। क्लियर है, यस, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगेन आपको बताना चाहेंगे कि हमारा सेलर्स बैच का सेलर्स 2.0 बैच चल रहा है।
माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है. इफ यू वांट टू चेक दिस आउट, यू कैन चेक दिस आउट. इन दिस पर्टिकुलर कोर्स वी आर कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सारी चीज़ें. लेकिन हम सारी चीज़ें इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, फालतू की बात नहीं कर रहे. सो सीधी बात, नो बकवास, राइट. इसी में आपको हमारी ई बुक्स भी मिल रही हैं, सारे ही कंटेंट की, सारे ही सब्जेक्ट्स की. इसी के साथ आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर्स भी हम दे रहे हैं, PYQs भी हम करा रहे हैं, और इसी के साथ साथ मॉक्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये जो मॉक्स हैं, ये मॉक्स रहेंगे कंप्यूटर बेस, CBT जैसा टेस्ट आपके IMUCET में होने वाला है. सेम उसी पैटर्न पे CBT टेस्ट भी हम इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ बच्चों को करवा रहे हैं, ताकि जब आप IMUCET में करने जाएं तो पेपर आपका छूटे नहीं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करने जाएं, राइट. तो इस कोर्स को अगर चेकआउट करना है तो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. अब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटेड फर्जी चीज़ें हैं, छोड़ दीजिए, किताब में आपको दिखेंगी, ये सब नहीं पढ़ना है, इस पर परेशान नहीं होना है. हाँ, इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया जाए. सो डिवाइड कैसे करते हैं समझिएगा. सो मैं आपको एग्जांपल से डायरेक्टली समझाता हूँ, बेहतरीन समझ में आ जाएगा. सो लेट्स से एक नंबर है Z1 इज इक्वल्स टू 2 + 3i, एक नंबर है Z2 इज इक्वल्स टू 3 + 2i. ठीक है. नाउ लेट्स से वी हैव टू फाइंड Z1 डिवाइडेड बाई Z2. तो हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे एक्चुअली में. सो हम लिखेंगे 2 + 3i अपॉन 3 + 2i. एंड अगेन अभी मैंने आपको बताया था, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे दिख जाए डिनोमिनेटर में, क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो. सो 3 - 2i से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2i से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट वील गेट इन द डिनोमिनेटर इज a² + b² विच इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 का स्क्वायर दैट इज 4. ठीक है. और ऊपर क्या आ जाएगा भाई, ऊपर तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. सो 2 × 3 इज 6, 2 × 2 इज -4i प्लस 3 × 3 is 9i, then 3 × 2 is -6i². राइट, i² का मतलब क्या हो गया, -1, तो ये +1 हो जाएगा बेसिकली. सो रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ें, i² की वैल्यू -1 के बराबर, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 6 हो गया 12 प्लस 9 में से 4 गया 5i डिवाइडेड बाई 9 + 4 दैट इज 13. सो दिस इज द फाइनल आंसर. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 12/13 + 5/13i. सो दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द imaginary part of this particular complex number, and this is how you divide two complex numbers together. I hope this is clear to each and every one of you. बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना भाई, बहुत मेहनत लग रही है. और अगर लाइक्स आए, आप लोगों का साथ मिला, तो मैं पूरा का पूरा मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ कवर करा दूंगा इस चैनल के ऊपर सारे ही प्यारे बच्चों के लिए. नाउ इसके बाद बात करेंगे कॉन्जुगेट की. तो कॉन्जुगेट वही जिससे अभी हमने नीचे रैशनलाइज किया था कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z विच इज इक्वल्स टू a + ib के फॉर्म में है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 + 3i के फॉर्म में है अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके कॉन्जुगेट को हम लोग z' या z' से डिनोट करते हैं. और कॉन्जुगेट में करते क्या है, कुछ भी नहीं, बस ये जो बीच का साइन है ना, इसको चेंज कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 2 - 3i. करेक्ट. अगर हम इसका दोबारा से कॉन्जुगेट कर दें, तो कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट कर दें, तो ये जो साइन है दोबारा से चेंज हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया 2 + 3i के फॉर्म में. अरे भाई सर ये तो जादू हो गया. सर क्या जादू हो गया, यहाँ पे दोबारा z आ गया. ओ माय गॉड, यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आई, z बार का बार यानी z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z. ये भाई बेहतरीन प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आई है कॉन्जुगेट के ऊपर. करेक्ट है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी. आई होप सो. बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है. अब कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. भाई ये सब आप पढ़ चुके हो 11वीं में, बस दिक्कत क्या है, भूल गए हो भाई अपनी शक्तियां. जैसे हनुमान जी शक्ति भूल गए थे, वैसे आप भी भूल गए हो, बस मैं आपको शक्तियां याद दिलाने आया हूं आपकी. राइट. तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम का कॉन्जुगेट निकालें, दिस विल बी इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1.
देन प्रॉपर्टी नंबर 2 सेम माइनस के लिए भी हो जाएगी, तो अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो जाएगी, z1 इंटू z2 का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2, ये दोनों के बराबर हो जाएगी। करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत वाली बड़ी परेशानी वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। वेरी गुड। आगे एक और प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, z1 अपॉन z2 टोटल का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z2। तो जैसे एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, वही सेम टू सेम चीज डिवीजन के केस में भी लागू होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, वेरी गुड। ठीक, अच्छा जी, एक और बात देखते हैं भाई। एक और चीज आती है कॉन्जुगेट से पहले आनी चाहिए। देखो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज जो लिखी हैं ये वही वाली प्रॉपर्टीज लिखी हैं। इनकेस अगर आपको ये पूरी की पूरी पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये जो लोगो आपको दिख रहा है, यही लोगो आपको एप्पल आई स्टोर पे भी मिल जाएगा इन केस इफ़ यू यूज़ एन आईफोन, एंड यही आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा इन केस यू यूज़ अ गूगल फ़ोन। सो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आई स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए माहेश्वरी क्लासेस, यू विल गेट दिस लोगो एंड यू हैव टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इन केस इफ़ यू आर एन iOS स्टूडेंट देन इन दैट केस आपको डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ क्लास प्लस। इसमें आपसे वो एक ORG कोड पूछेगा। इस ORG कोड में यू हैव टू पुट इन PALAS, यू हैव टू पुट इन योर फ़ोन नंबर, एक OTP आएगा और आप हमारी एप्लीकेशन में आ जाओगे। इस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री स्टडी मटेरियल, ऑल दीज PPTs, ऑल दीज PDFs, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको हमारी ये फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। धांसू तरीके से तैयारी हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, समझ में आया भाई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? सो अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, सो मॉड्यूलस ऑफ z जो होता है वो एक्चुअली में किसके बराबर होता है? वो एक्चुअली में बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो ए और बी क्या है भाई? ए है रियल पार्ट ऑफ द नंबर complex number, b is the imaginary part of the complex number. So we can say modulus of z is equals to under root of real part का whole square plus imaginary part का whole square। बस इसका अंडर रूट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ z मिल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ z है ना, इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट पीने वाली नहीं भाई जो तुम लोग सोचते हो, जो तुम लोग पी रहे हो वो ऑफिसर बनने के बाद पियेंगे भाई, चीयर्स करेंगे, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको कहते हैं क्योंकि ये जो आउटपुट देता है हमेशा ये किसके फॉर्म में देता है? ये हमेशा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के फॉर्म में आपको आउटपुट देगा, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में ही आपको आंसर मिलेगा, अंडर रूट को सॉल्व करके कभी भी नेगेटिव नहीं मिलता, ये सभी को पता है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। अब कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, एक एग्जांपल से देखते हैं। सो अगर z की वैल्यू दी है लेट्स से 2 + 3i, मेरा फेवरेट कॉम्प्लेक्स नंबर, सो मॉड्यूलस ऑफ z अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 + 9 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13। अब ये जो अंडर रूट 13 है ये पॉजिटिव आएगा, इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सब जो लिखा है छोड़ो, रहने दो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में क्या क्या चीजें हैं भाई? सो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो आती है मॉड्यूलस की वो आती है मॉड ऑफ माइनस जेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉड जेड। कैसे किया सर, कैसे हुआ सर? ये एग्जाम्पल से समझो 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 समझो। सो अगर z है 2 + 3i, ठीक है, या अगर हम ले ले माइनस ऑफ z अगर ये है तो माइनस ऑफ z क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ z हो जाएगा -2 - 3i। ठीक है, अब इसका अगर अपन मॉड्यूलस निकालें, माइनस z का अगर मॉड्यूलस निकालें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसके बराबर आ गया? 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। अब यहाँ पे देखो z का मॉड्यूलस निकालें तो z का मॉड्यूलस भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13, अभी करके दिखाया था। सो मॉड ऑफ माइनस z निकालिए या मॉड ऑफ z निकालिए, बात वही आएगी, साइन से फर्क नहीं पैंदा है। देयर इज नो डिफरेंस बाय अप्लाइंग एनी साइन इन फ्रंट ऑफ z। ठीक है, नाउ mod of z will only be equal to z 0 if z is equals to 0 plus 0i। तो अगर z 0 plus 0i है, रियल पार्ट भी 0 इमेजिनरी पार्ट भी 0, तभी मॉड्यूलस 0 आएगा, वरना अन्यथा 0 नहीं आएगा। नाउ जैसे अभी मैंने आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बताई थी, वैसे ही यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, z1 z2 का टोटल का मॉड्यूलस निकालो। सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 इनटू मॉड्यूलस ऑफ z2। आपको ये एग्जांपल हेंस वेरीफाई करके देखना है तो आप कर सकते हैं। 2 प्लस 3i z1 को ले लीजिए, z2 को ले लीजिए 3 प्लस 2i। अब इन दोनों का मॉड्यूलस निकालिए यहाँ से, तो z1 का मॉड्यूलस क्या आएगा, रूट 13, z2 का मॉड्यूलस क्या आएगा, रूट 13, सेम टू सेम आएगा। तो z1 इंटू z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका मॉड निकालिए, तब भी आपके पास क्या आएगा, 13 के बराबर। और z1 का मॉड्यूलस निकाला रूट 13, z2 का मॉड्यूलस निकाला रूट 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तब भी 13 आएगा। जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे वैल्यूज रख के चेक कर लीजिए, बिंदास, बेहतरीन, जबरदस्त। इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल्स टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2 बाई वही सेम पुरानी घसी पिटी चीज जो अभी मैंने आपको कॉन्जुगेट के केस में बताई थी। कि कॉन्जुगेट के केस में भी क्या होता है भाई, कॉन्जुगेट के केस में भी मैंने आपको बताया था कि एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी करो तो वो जो कॉन्जुगेट का साइन ऊपर रहता है वही कॉन्जुगेट का साइन सब में अलग अलग फैल जाता है। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद करके जाइएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो ये प्रॉपर्टी है z इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मॉड्यूलस z के होल स्क्वायर के बराबर। सो z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अभी बताया था आपको, यस। और यहाँ पे इसका क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो यही तो आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस यस यस। ठीक है, तो इसको याद करना चाहे याद कर ले, मैंने आपको समझा भी दिया है कैसे होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज होती है, z इनवर्स 1 अपॉन z जो होता है दैट इज इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। अब आप इसको भी हेंस प्रूफ करके देख सकते हो। z इनवर्स का मतलब हो गया 1 अपॉन z। अब 1 अपॉन z को अगर ऊपर नीचे z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा z का कॉन्जुगेट अपॉन z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, अभी बताया किसके बराबर, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ, यहीं से मैंने डिराइव करके दिखा दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट यू शुड नो। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कर ली हैं। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस करने पे। आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये अभी सारी बातें करते हैं, इसको अभी छोड़ो, गोली मारो। ये पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में आता है, अभी इसको करते हैं। बट इससे पहले, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन से पहले ओके, सेलस 2.0 की बात कर लेते हैं। हमारे कोर्स में आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछ दिए जा रहे हैं। इंटरव्यू सेशन भी हो रहा है, हाँ भाई हाँ, ये तो बताने भूल गए, रिटर्न की तो तैयारी करा ही रहे हैं। साथ ही साथ रिटर्न के बाद आपको जो इंटरव्यूज़ देने हैं उनकी भी प्रिपरेशन हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो आपके स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स हैं, जो कंपनी के स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम हैं, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स की भी हम आपको तैयारी करा रहे हैं। FAQs जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं अलग अलग कंपनीज़ द्वारा, कौन कौन से क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करा रहे हैं अपने ऐप के ऊपर ऑनलाइन एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ 4999, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट पे, बाकी के टीचर्स तो कोई पढ़ा ही नहीं रहे हैं, टीचर्स कोई नहीं पढ़ा रहा, टीचर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ये हम लोग इसकी तैयारी करा रहे हैं। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू आवर बैच यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर 9871945522। दिस इज़ आवर नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल, अपनी क्वेरी सारी शांत कर लो। इन केस अगर आपको मुझसे भी बात करनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल करके अपना एक
स्केड्यूल फिक्स करा लीजिए मेरे साथ. आई विल कनेक्ट विद यू पर्सनली वन ऑन वन, एंड इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी एज अ करियर ऑप्शन, और इफ योर पेरेंट्स हैव एनी क्वेरीज, देन आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट डेफिनेटली, पक्का बेहतरीन तरीके से, मज़ेदार तरीके से. ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो यहाँ तक नहीं होगी. आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टिल हेयर. ठीक है, चलिए भाई. सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस बेसिक से क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग को करने पड़ सकते हैं. राइट, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में बेसिक से आ सकते हैं, जिससे बेसिक हमारा जल्दी रिवाइज हो जाए सारी चीज़ें. राइट, चलिए भाई. सो वैसे क्वेश्चन मैंने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ समझा दिया. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पावर ऑफ आयोटा. नाउ पावर ऑफ आयोटा पे क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा संभावना है. विद दिस इज वेरी हाई चांस ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम पावर ऑफ आयोटा इन IMUCET एग्जामिनेशन. पावर ऑफ आयोटा कैसे समझना है, क्या करना है, देखिए मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, रटवाऊंगा कुछ नहीं, सब समझ जाओगे. सो आयोटा की वैल्यू किसके बराबर? आयोटा की वैल्यू √-1 के बराबर. सर अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर. वेरी गुड. सर अगर हम इसमें फिर से दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा -i के बराबर. बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर. अगर हम सर दोबारा इसमें आई से मल्टीप्लाई कराते हैं, सर अगर दोबारा आई से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो जाएगा आई की पावर 4. अब आई की पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर. आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी? अभी हमने निकाली थी -1. सो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, यानी आई की पावर 4 आ गई 1 के बराबर. बस इतनी चीज़ अगर आपने संभाल के सीख ली, समझ ली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. क्या बात आपने सीख ली? सो आपने बात यहाँ पे सीख ली कि जो आई की वैल्यू होती है वो √-1 के बराबर होती है. राइट, उसके बाद जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i के बराबर होती है, एंड आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 के बराबर होती है. अगर आपको इतनी चीज़ आ गई तो आप आयोटा के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाओगे. कैसे कर ले जाओगे भाई? सो देखिए यहाँ से एक जनरलाइज चीज़ निकल के आती है. क्या? अगर आई की पावर 4k के फॉर्म में है, 4k बोले तो अगर i की पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 4. नाउ व्हाट आर मल्टीपल्स ऑफ 4? सो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब वो नंबर जो 4 की टेबल में आते हैं. मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ भाई, ऐसे समझाता हूँ कि बच्चे ने बिल्कुल नर्सरी भी नहीं पढ़ी होगी, नर्सरी से पढ़ के डायरेक्ट आ गया IMUCET का पेपर देने. सो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है वो नंबर्स जो 4 की टेबल में आते हैं. तो अगर i की पावर 4k के फॉर्म में है, 4 की टेबल में आने वाले फॉर्म में है, तो इसका आंसर आएगा i की पावर 4 वाला जो आंसर आता है. i की पावर 4 का आंसर क्या आता है? i की पावर 4 का आंसर आता है 1, तो इन दैट केस 1 आएगा आंसर. सेकेंड पार्ट, अगर i की पावर 4k+1 के फॉर्म में हमको नंबर दिया है, 4k+1 के फॉर्म में नंबर दिया है, मतलब अगर 4 के मल्टीपल्स में एक जोड़ दो, 4 के मल्टीपल्स में एक जोड़ दो, मतलब 4 का मल्टीपल है 4, तो इसमें एक जोड़ दो 5, 8 में एक जोड़ दो 9, 12 में एक जोड़ दो 13, 16 में एक जोड़ दो 17, 17 के बाद 20 में एक जोड़ दो 21. सो अगर i की पावर इस फॉर्म में है 4 टाइम्स समथिंग +1, ठीक है, तो इन दैट केस आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? i की पावर 1 के फॉर्म में. i की पावर 1, i किसकी वैल्यू होती है? सो ये बराबर होता है i के ही, या फिर इसको √-1 लिख सकते हैं. सो इन दैट केस दिस इज योर फाइनल आंसर. तो इस केस में आपका आंसर यही आने वाला है. क्लियर है भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी ना यहाँ पे? आई होप सो दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. यस. सिमिलरली अगर हम बोलें थर्ड केस, अगर ये दिया है हमको i की पावर 4k+2, सो अगर i की पावर 4k+2 के फॉर्म में दिया है तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर आएगा आई स्क्वायर के बराबर. आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? -1 के बराबर. सो आंसर -1 के बराबर आएगा. अब ये 4k+2 का मतलब क्या है? अगर हमको मल्टीपल्स दिए हैं 4k में, दो सब में जोड़ दो, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स में अगर 2 ऐड कर दें तो 6, 10, 14, 18, 22, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर ऐसे नंबर्स हमको दिए हैं तो इस केस में डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? -1 के बराबर आएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, i टू द पावर 4k+3 के फॉर्म में दिए हैं, मतलब
वो नंबर्स जो 4 के मल्टीपल्स में 3 ऐड करने पे आएंगे। तो 4 में 3 ऐड करो 7, 8 में 3 ऐड करो 11, 12 में 3 ऐड करो 15, 16 में 3 ऐड करो 19। इस तरीके के जो नंबर्स होंगे, अगर आई की पावर में इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आई क्यूब के बराबर। आई क्यूब का आंसर क्या होता है? माइनस आई के बराबर, अभी आपको बताया। सो ये यहाँ से आंसर आ जाएंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IMUCET एग्जामिनेशन। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? अब देखो क्लियर है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सो ये पता चलेगा जब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तभी सर हमको अच्छे से पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा कि सर आया कि नहीं आया या कैसे आया? ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? तो क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, चलिए। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फर्स्ट। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट की बारे में बात आ रही है भाई। आर्ग्यूमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पता है तुम लोग को भी आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ो, हटाओ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। जगह कहाँ है भाई हमारे पास? जगह 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 जगह, क्वेश्चन के लिए जगह, ये रही क्वेश्चन के लिए जगह, यस। चलिए भाई, क्वेश्चन के लिए जगह ढूंढते हैं। अब क्वेश्चन के लिए जगह यहाँ पे मिली है हमको, कोई बात नहीं भाई, जगह मिलनी चाहिए बस। क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस आई टू द पावर 4, इसको हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 माइनस आई की पावर 4 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे? तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई x टू दी पावर a टू दी पावर b इज एक्चुअली व्हाट? x टू दी पावर a इंटू b। बचपन में एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वही वाली सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। अब 1 माइनस आई के स्क्वायर को खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, अभी सर ने बताया था, -1 के बराबर। -1 से +1 कट गया, -2i का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? -1 के बराबर। सो 4 इंटू -1, फाइनल आंसर किसके बराबर? फाइनल आंसर -4 के बराबर। सो दिस क्वेश्चन विल बी गिवन इन योर एग्जामिनेशन एंड दे विल बी गिविंग यू 4 ऑप्शंस, -3, -2, -4. So the final answer will be -4. Now if they are asking in the form of a plus ib, so this answer will be -4 plus 0i. So your answer can be this also, your answer can be this also. Both the answers are same, the only difference is in the representation part. Correct है? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात आई होप नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह करते हैं। 1 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई का होल क्यूब, राइट। सो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस आई का होल स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस आई टोटल की पावर कितनी? टोटल की पावर 3। ठीक, जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके स्क्वायर को अगर अपन यहाँ से खोलें तो इसके स्क्वायर को खोल के क्या लिख सकते हैं? इसके स्क्वायर को खोल के यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2i का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? सो ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसके फॉर्मूले को ओपन अप कर लिया a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2i क्यूब क्या हो जाएगा? 8i क्यूब। यही तो हो जाएगा भाई, 2 का क्यूब हो गया 8 और i का क्यूब हो गया i क्यूब, राइट। प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया 1 माइनस आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? सो अभी हमने पता किया था कि आई क्यूब की वैल्यू -i के बराबर होती है। सो आई क्यूब क्या हो जाएगा? -i माइनस माइनस ये हो गया +i
-3 टाइम्स आई इंटू 1, तो ये हो जाएगा -3i, माइनस माइनस प्लस 3i इंटू आई करेंगे तो ये हो जाएगा 3i², राइट। अगेन आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई के बराबर, तो ये हो जाएगा -8i देन प्लस आई, अच्छा आई आई वालों को सबको साथ में लिख लेते हैं, प्लस आई -3i, ठीक है, ये हो गया, और 3i², 3i² आई² की वैल्यू -1 के बराबर, सो ये हो गया -3 + 1, -3 + 1 कितना हो गया, -2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो गया -8 -3 -11, -11 में आ गया -10i, सो दिस इज -2 -10i, so this will be the final answer, -2 -10i, this is the final answer। अब हो सकता है आपसे बोला जाए कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ a की और b की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई -10, ये आपको ऑप्शंस के फॉर्म में दिया जा सकता है, एंड देन दे विल बी आस्किंग यू विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? सो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लिए परेशान दिक्कत में नहीं आना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यस और नो? क्लियर है भाई सबको, हाँ या ना? क्लियर, यस। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन पे। सो आयोटा वाला हो गया, हमने पावर वाली चीज़ कंप्लीट कर ली। पावर वाली चीज़ कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट अगर अपन करें तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा भाई? सो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा हमारा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके जो बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं ना, वो हमारे पास नहीं आते हैं IMUCT के एग्जामिनेशन में। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो IMUCT में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जो 2024 में आया हुआ है? लास्ट ईयर एक इस तरीके का क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं उसको, और यहीं के यहीं ढेर कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन दिया है 2y + 3x - y इंटू आई इज इक्वल्स टू 5 - 2i, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो इस तरीके का क्वेश्चन PYQ लास्ट ईयर 2024 में आया था। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो इसके लिए भाई कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्या करिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कीजिए। तो 2y इज द रियल पार्ट एंड RHS में 5 इज द रियल पार्ट। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, राइट। सिमिलरली अगर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करें, सो 3x - y विल बी इक्वल टू -2। अब y की वैल्यू रख देते हैं 5/2। सो 3x इज इक्वल्स टू -2 + y। व्हाट इज y? y इज 5/2। सो ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू -4 + 5, दैट इज 1/2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/6। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1/6, द वैल्यू ऑफ y इज 5/2। ये है आपका PYQ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन IMUCET का। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, इजीली सॉल्व हो जाता है, राइट। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ चीज़, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एज पर IMUCET 2025, बट स्टिल आने के चांसेस है भाई, क्योंकि कोर्स में सभी कुछ दिया हुआ है, तो ये वाली चीज़ भी आपको आनी चाहिए। बहुत आसान है, बस ये कर लो, इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में और कुछ पढ़ने की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या होता है भाई? सो आर्गेंट प्लेन का मतलब होता है, अगर हम जो हमारा x एक्सिस y एक्सिस होता है ना, जो बचपन से हम लोग 2D में पढ़ते आए हैं, सो ये है हमारी पॉजिटिव x एक्सिस, ये है हमारी नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, ठीक। सो अगर हम जो हमारी x एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करे किसको? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो दिस इज नेगेटिव रियल पार्ट, दिस इज पॉजिटिव रियल पार्ट। और जो हमारा y एक्सिस है, इफ दिस रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी पार्ट, सो प्लस y इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट एंड माइनस y इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट। सो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से x + iy के फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर यहाँ पे दिस वैल्यू ऑफ दिस इज x
एंड लेट दिस इज y। तो ये जो यहाँ पे नंबर है हमारा, लेट्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट a से, सो सॉरी a से कर देते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। तो अगर ये जो हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट है x प्लस आई वाई, जो x डिनोट हो रहा है वो इसका रियल पार्ट है, जो y डिनोट हो रहा है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है z का, ठीक। तो अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ दें, ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ दें, तो ये जो हमारा एरो बना है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड्यूलस ऑफ z को। मॉड्यूलस ऑफ z को का मतलब क्या है? मॉड्यूलस z अभी पढ़ा था हमने, मॉड्यूलस z यहाँ से किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। सो बेसिकली ये ओरिजिन से 0,0 से इसका डिस्टेंस बता रहा है इस पर्टिकुलर एरो हेड का, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। करेक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम, वेरी गुड, ठीक। सो ये मॉड्यूलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ z है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मॉड्यूलस ऑफ z रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्टेंस को फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, जिसको हम लोग इस तरीके से एरो हेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकता है। कैसे बन सकता है भाई? बन ऐसे सकता है, सो लेट्स से अगर हमारा z दिया है जैसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में मतलब x की वैल्यू x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, तो ये जो पॉइंट होगा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, दिस पॉइंट p इज रिप्रेजेंटिंग x प्लस आई वाई, ठीक है। आपका ये जो पॉइंट p है ये इस तरीके से इधर की तरफ भी बन सकता है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है। आपको क्वाड्रेंट्स याद होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो ये इस तरीके से कैसे बन सकता है? जब हमारा z दिया हो माइनस एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, सो ये है हमारा लेट से पॉइंट P2 जिसमें माइनस एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है। सो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो -1 होगा और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो +1 के बराबर आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं मतलब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इन द फॉर्म ऑफ माइनस एक्स माइनस आई वाई के फॉर्म में, तो x की वैल्यू -1 है, x का कोफिशिएंट -1 है और y का जो कोफिशिएंट है वो भी -1 है, राइट। तो ये दोनों किस क्वाड्रेंट में आएंगे? दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। सो कहने का मतलब है जब हमारा रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये जो हमारा एरो हेड है ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों पार्ट्स पॉजिटिव हैं, रियल पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में तब आएगा जब हमारा रियल पार्ट नेगेटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कब बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में तब बनेगा जब रियल पार्ट हमारा पॉजिटिव है लेकिन इमेजिनरी पार्ट हमारा नेगेटिव है। तो ये हमने कैसे देखा भाई? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ही पता चल गया, ठीक है। सो माइनस एक्स पे रियल पार्ट नेगेटिव, प्लस एक्स पे रियल पार्ट पॉजिटिव, माइनस वाई पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, प्लस वाई पे इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। और ये जो आर्गेंट प्लेन है इसमें हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूलस z को हम लोग बेसिकली यहाँ पे r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसी आर्गेंट प्लेन को, आर्गेंट प्लेन में अगर हम रिप्रेजेंट करें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ना पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई? सो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का देखो, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी हुई हैं सब बकवास हैं, बेकार हैं, इसको छोड़ के नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है यहाँ पे IMUCT के लिए, ठीक है। सो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है देखिए, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर IMUCT बट स्टिल पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। सो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको अभी हम लोग z से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अगर z की वैल्यू x प्लस आई वाई के फॉर्म में है एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, तो अगर यहाँ से हम इसको जोड़ें विद अ एरो हेड
and this arrowhead is making an angle theta with the positive x axis in anti clockwise direction. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ से अगर हम ड्रॉप करें परपेंडिकुलर तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये x के बराबर है. यहाँ से अगर हम ड्रॉप करें परपेंडिकुलर तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ये y के बराबर है. ठीक है, तो हम इस z को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो एरो हेड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड z. मॉड z बोले तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं r से. लेट्स से वी आर डिनोटिंग दिस विद r. तो अगर हम r को क्या कहते हैं उसे, r को अगर हम वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किसी भी वेक्टर को, तो जब हम r को रिजॉल्व करेंगे, यस रिजॉल्व करेंगे टूवर्ड्स दिस एंगल थीटा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो x है ये किसके बराबर आ जाएगा? ये x बराबर आ जाएगा r cos थीटा के बराबर. सिमिलरली जब हम इस r को रिजॉल्व करेंगे अवे फ्रॉम द एंगल दैट इज टूवर्ड्स द y एक्सिस, तो जो y एक्सिस का इसका कंपोनेंट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा r sin थीटा के फॉर्म में. ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा z है इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x की जगह लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस y की जगह लिख सकते हैं r sin थीटा. तो अगर यहां से हम टोटल में से r कॉमन ले लें तो बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम कहते हैं पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन. क्या कहते हैं इसको? पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, जहां पे ये r क्या डिनोट कर रहा है? ये r डिनोट कर रहा है मॉड्यूलस ऑफ z को. क्लियर है? अब एक चीज यहां पे हमेशा ध्यान रखनी है. क्या ध्यान रखनी है? कि ये जो हमारा थीटा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा है हमारा, ये या तो 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा या फिर -पाई से लेके पाई के बीच में लाई करेगा. क्या मतलब हुआ सर? मतलब हुआ सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आपने यूनिट सर्कल पढ़ा था, बस उस यूनिट सर्कल को याद रखोगे तो आपको सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएंगी. ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, राइट. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होता है, राइट. तो यहाँ पे अगर हमारा ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो ये एंगल थीटा कैसा होगा? एक एक्यूट एंगल होगा. एक्यूट एंगल बोले तो 90 से कम, 0 से ज़्यादा. ठीक, यहाँ से लेके दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो ये पूरा एंगल बनता है, ये पूरा एंगल कितना बनता है? ये पूरा एंगल बनता है सर 180. रेडियन में बोले तो सर पूरा एंगल बनता है यहाँ पे पाई. तो ये अगर 0 रेडियन है, ये पाई रेडियन है. अब इसी के अगर हम लोग उल्टा चले जाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाए, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है -π/2. ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल है -π. मतलब जब भी हम एंगल कैलकुलेट करेंगे एज पर द गिवन स्टैंडर्ड, तो हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे चलेंगे, राइट. 0 से पाई के बीच में हमारा एंगल आएगा, या फिर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमारा एंगल आएगा तो 0 से -π के बीच में आएगा. ठीक है, 0 से -π के बीच में आएगा. ठीक है, 0 से -π के बीच में आएगा. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. अब देखिए बस यहाँ पे अगर आपने चीज़ें समझ ली तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव. आपको वो भी याद होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपने यूनिट सर्कल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी. फर्स्ट में होता है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड वाले में टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, फोर्थ वाले में कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव. याद करने के लिए हमने याद किया था ऑल स्टूडेंट्स टेक कोकेन. तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कोकेन, ऑल बोले तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एस स्टूडेंट्स बोले तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टेक टी, टैन का उल्टा कॉट, कोकेन सी कॉस का उल्टा सेक. ठीक है, अब इसी की हेल्प से हमको जो क्वेश्चन दिया जा सकता है IMUCET में, वो हमको एक नॉर्मल सा
x इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी वाला फॉर्म में z इज इक्वल्स टू √3 + i, ये हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, कहेगा इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बताइए क्या आएगा। तो भाई इसको कैसे करेंगे समझ लो, बहुत आसान है, छक्के मार दोगे इस चैप्टर में। सो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी पॉजिटिव है। बोलो हाँ। अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव तो किस क्वाड्रेंट में आएगा सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया हाँ। अब हम क्या करते हैं, इस √3 + i को कन्वर्ट करते हैं किसके फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोलर फॉर्म में जो ये x कोऑर्डिनेट होता है ये किसके बराबर होता है? r cos थीटा। x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? √3। तो हम √3 को इक्वेट करेंगे r cos थीटा से, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे किससे? r sin थीटा से। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करें तो इसका √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा r² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया r² sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों को स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दें, तो अगर इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। सर कब पढ़ा था? कक्षा 9 में पढ़ा था सर, 9th क्लास में पढ़ा था सर। बहुत बढ़िया बेटा। सो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी √4, r की वैल्यू आ जाएगी +2। सर r² जब हम लोग सॉल्व करते थे तो हमने तो सर पढ़ा था कि r की वैल्यू +-2 आनी चाहिए, आप कह रहे हैं +2 आनी चाहिए। सर आपको मैथ्स आती है कि नहीं आती? भाई हमको तो आती है, रीज़न बता रहे हैं, संदेह ना करें, रीजन बता रहे हैं। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो आर है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आर रिप्रेजेंट करता है। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? कभी तुमसे किसी ने बोला कि भाई -2 किलोमीटर जाओ? नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और इसीलिए हमने इसको मॉड्यूलस ऑफ z से इक्वेट किया है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z कैसी वैल्यू देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। अभी अभी आपको बताया था, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, मजेदार। सो r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू आ गई +2। अब सर आपने r की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ली है, ठीक है। अब हम थीटा की भी अगर वैल्यू निकाल लें तो सर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं। सो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं सर? हम r की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन हमारी ये है, तो यहाँ से आ गया √3 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। सो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। सिमिलरली अगर दूसरी इक्वेशन में पुट किया जाए, सो 1 इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा। सो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। अब कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 किस पे आती है भाई? ये आती है सर 30 डिग्री पे। सर 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? π/6। सिमिलरली यहाँ से भी देखो, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे आती है? 30 डिग्री पे। सर 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? π/6। दोनों से ही आंसर सेम आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों पे अलग अलग वैल्यू दे रहा होगा। तो अगर इसको हम लोग पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? r की वैल्यू हो गई 2r इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन π/6 प्लस i साइन π/6 प्लस cos π/6। या इसको अगर हम थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करें, मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें बेहतरीन तरीके से, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos π/6 प्लस i साइन π/6। ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ठीक, यहाँ पे ये जो थीटा आया है हमारे पास, ये जो π/6 आया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, या फिर इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीज़ें बोल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात अब होनी नहीं चाहिए।
ठीक, बस इस तरीके से सॉल्व करोगे, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, हमेशा आंसर सही आएगा, विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू विल ऑलवेज गेट अ परफेक्ट फाइनल आंसर। ठीक है, सो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में आपको ये चीज़ समझाई। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई इसका। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है -√3 + i, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर, r cos थीटा + r sin थीटा इंटू i। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करो। अब देखो यहाँ पे -√3 + i को अगर अपन चेक करें तो ये रियल पार्ट नेगेटिव यानी -x, पॉजिटिव क्या है प्लस का ये y वाला पार्ट यानी y एक्सिस वाला पार्ट। तो y एक्सिस में हमने क्या किया, यहाँ पे हो गया आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरेगा -√3 + i। अब यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें सो -√3 दिस इज इक्वल्स टू r cos थीटा, एंड इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, दिस इज इक्वल्स टू r sin थीटा। करेक्ट है। अब यहाँ से स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ ऑफ देम, तो हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, सेम तरीके से करना है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ से r की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी √2, दैट इज इक्वल्स टू 2। r की वैल्यू 2 आ गई, r की वैल्यू 2 यहाँ पे रख देते हैं। सो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई -√3/2, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, क्या समझना ये है कि कॉस नेगेटिव आ रहा है और साइन पॉजिटिव आ रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट होता है सर, जिसमें सर साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया भाई। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे आती है? सो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सर अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो आती है सर 30 डिग्री पे, 30 डिग्री बोले तो π/6 पे आती है सर। बहुत बढ़िया भाई। अगर ये π/6 पे आती है तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में घुमाना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे घुमाते हैं? सो 11th क्लास में हमने यूनिट सर्कल में पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को गिराने के लिए पाई में से माइनस कर दीजिए सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम साइन थीटा की वैल्यू जो 1/2 आ रही है ना, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस π/6। पाई माइनस π/6 क्यों किया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट ये पाई होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए माइनस π/6 किया, क्योंकि π/6 पे ही वैल्यू 1/2 आती है। अब पाई माइनस π/6 कितना हो जाएगा? 6π - π, दैट इज 5π/6। तो ये कितना आ गया? साइन 5π/6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5π/6। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है भाई, आपको कोई बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ी ना करना है, आपको तो आंसर निकालना है। और कॉस थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में करोगे तो भी 5π/6 ही आएगा। सो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स r cos थीटा, सो cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। क्लियर है, समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे आपको नहीं आने वाली, ठीक है, राइट, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर यहाँ पे। सो क्वेश्चन भी करा लेते हैं भाई आपको सारे के सारे। क्वेश्चन 3 अगर करें -1 - √3i। अब ये अगर हम देखें दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही गिरेंगे, तभी दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम एंगल लेते हैं तो इधर की तरफ से चलते हैं, तो ये -π के टर्म्स में आता है, ठीक है। अब -π के टर्म्स में कैसे आता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को गिराना है, चलो इसको छोड़ो, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को गिराना है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इस वाले -1 को हमने इक्वेट किया r cos थीटा से रियल पार्ट से, और -√3 को इक्वेट किया r sin थीटा से इमेजिनरी पार्ट से। स्क्वायरिंग एडिंग बोथ ऑफ देम वही सेम टू सेम जो भी हमने किया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + √3 यानी 4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2। अब r की वैल्यू 2 आ गई, फर्स्ट में रख देते हैं, तो -1/2 इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू cos थीटा, राइट।
और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से क्या आएगा, -√3/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ये दोनों ही नेगेटिव हैं, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं? थर्ड ही क्वाड्रेंट होता है। देखो थर्ड ही क्वाड्रेंट में गिर रहा है, राइट। अब साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? सो साइन की वैल्यू √3/2 60 पे होती है, यानी π/3 पे, राइट। लेकिन π/3 तो हम तब बनाते हैं जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है। अब हमको कहाँ चाहिए? हमको ये ऐसे चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब उल्टा अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ें तो ये है 0 और ये है -180, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -180। सो -π में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तभी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर सही कह रहे हो, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये -180 हुआ, -180 में कुछ प्लस करेंगे तभी हम थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेंगे। अब क्या क्वाड्रेंट क्या ऐड कर दें? तो √3/2 किस पे मिलती है? थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पे मिलती है? 60 डिग्री, यानी π/3 पे मिलती है। तो हम क्या करें? इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ π -π प्लस π/3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3π प्लस π/3 दैट इज -2π/3। तो यहाँ से जो हमारा एंगल निकल के आया, एम्पलीट्यूड निकल के आया, आर्ग्यूमेंट निकल के आया, ये किसके बराबर आया? -2π/3 के। सो अगर इसको पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 2r cos -2π/3 प्लस i sin -2π/3। दिस इज इट, दिस इज द पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी। आई होप सो यू विल बी एबल टू डू दिस नाउ। ठीक है, सो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी जो भी हमने यहाँ पे सीखी, और हो सकता है इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया होगा क्वेश्चन एंड दे विल आस्क यू टू कन्वर्ट दिस इनटू पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको इसी तरीके से दिए जाएंगे और आपसे कहेंगे पोलर फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है कंप्लीट। बस इतना ही आता है IMU CET में और कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस शीट, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हो तो अगेन हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लोगो इस तरीके से दिख रहा है। प्ले स्टोर iOS दोनों पे मिल जाएगा आपको, और यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से पूरी। आज ये पहला एपिसोड जो हमारा आया है कॉन्सेप्ट क्रंच का, जिसमें मैंने IMU CET 2025 के हिसाब से आपको पूरी की पूरी तैयारी करा दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सिमिलरली जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर मैथमेटिक्स, ये हम सारे के सारे इस चैनल पे ला रहे हैं। सिमिलरली फॉर ऑल द एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी हम यहीं पे इस चैनल पे लेके आ रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, इसके भी आपको इसी तरीके के वीडियोस चाहिए, कॉन्सेप्ट क्रंच वीडियोस, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली हम इसको कवर करेंगे और आपकी पूरी तैयारी कराएंगे फॉर द अपकमिंग IMU CET एग्जामिनेशन। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय।